उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ में। केदारनाथ उपचुनाव में मनोज रावत होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार और साथ ही हाईकमान ने मनोज रावत के नाम पर हरी झंडी दे दी है। मनोज रावत कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस नेता रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गए हैं। मनोज रावत कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं और पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो गया है। केदारनाथ उपचुनाव में एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी भी कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी आशा नौटियाल को अपना कैंडिडेट बना सकती है और कल बीजेपी भी ये स्पष्ट कर देगी। हालांकि ज्यादातर जो उम्मीद है वो आशा नौटियाल के उम्मीदवार होने की जताई जा रही है और माना जा रहा है कि कल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कांग्रेस का टिकट फाइनल होते ही बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि कांग्रेस के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, उसे केदारनाथ में कैंडिडेट मिल गया है, वरना यूपी में तो उसे खोजकर भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस ने केस को प्रत्याशी बनाया, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व अब और खुलकर सामने आने वाला है। सौभाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश में तो उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, यहाँ पर कैंडिडेट उन्होंने बड़ी हिम्मत करके उतारा है और हम भी आए हैं इसलिए नॉमिनेशन कराने के लिए। हम भी नॉमिनेशन करा के जाएंगे, चिंता नहीं करो। देखिए, कांग्रेस ने किसको प्रत्याशी बनाया हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे प्रत्याशी घोषणा भी संभवतः आज हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जीतेगी। कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व का दृश्य प्रारंभ हो चुका। कांग्रेस का टिकट फाइनल होने के साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि केदारनाथ का मुख्य घमासान एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेताओं की अंदरूनी लड़ाई को शांत करने के बाद आखिरकार केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल ही दिए। कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। मनोज रावत 2017 में केदारनाथ से विधायक रहे। 2022 में वो चुनाव हार गए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पार्टी पूरी एकजुटता के साथ केदारनाथ में चुनाव लड़ने जा रही है। और कांग्रेस में अच्छी बात यह है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। देखिए, टिकट होने तक सबने अपनी अपनी राय दी। टिकट होने के बाद किसी ने कोई गलत बयान दिया है और ये स्वच्छ परंपरा है। बीजेपी की तरफ स्वच्छ फोटोवाला हमारे यहाँ नहीं है, ना किसी ने निर्दलीय लड़ने की बात कही है, ना अभी तक किसी ने पार्टी के विरुद्ध कोई बयान दिया है, ना ही कोई है। सारे लोग आज कल नॉमिनेशन है और सारे लोग अपने क्षेत्र में लग के अब काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। यानी कि अब केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच महासमर होने जा रहा है। बीजेपी पूर्व विधायक आशा नौटियाल पर दांव लगाने जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है केदारनाथ का उपचुनाव क्षेत्रगत और जातिगत समीकरणों पर लड़ा जाने वाला है। देखिए, कांग्रेस के झूठ के जितने भी इशू होंगे वहाँ की जनता उसको नकारेगी और क्योंकि यही काम उन्होंने वहाँ किया हरियाणा के अंदर, उसका परिणाम उनके सामने है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के विषय को लेकर, जन समस्याओं के समाधान के विषय को लेकर और केदारनाथ की मूलभूत समस्याओं को किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने उनका समाधान किया, इन सारे विषयों पर हम जनता के बीच जाएंगे। हमारे मुद्दे ही विकास होंगे और विकास के मुद्दों चुनाव जीतेंगे। ठीक है। केदारनाथ में करीब 90,000 वोटर हैं, जिनमें ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं का प्रतिशत लगभग बराबर है। बहरहाल सोमवार को कांग्रेस नामांकन कराने जा रही है, जिसमें सभी नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रविवार को रुड़की में एक बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने केदारनाथ चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। साथ ही पार्टी में किसी भी गुटबाजी से उन्होंने इनकार किया है और कहा है कि पार्टी एक है।
कहीं कोई, सब एकजुट हो है और सब एकजुट होकर के लड़ेंगे। भगवान केदारनाथ जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता सुनील नप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, कांग्रेस ने टिकट फाइनल कर दिया है, बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया। क्या बीजेपी पहले कांग्रेस के कैंडिडेट के फाइनल होने का इंतजार कर रही थी? देखिए, बिल्कुल अनामिका, बीजेपी ये देख रही थी कि कांग्रेस किसको अपना कैंडिडेट वहां पर तय करती है और इसके पीछे बीजेपी का अपना अंतर्द्वंद भी रहा है। उसके अंदर जो कैंडिडेट्स के भीतर जो केदारनाथ में हमने घमासान देखा पिछले दिनों, आपने देखा कि ऐश्वर्या रावत जो दिवंगत विधायक सैलारानी रावत की बेटी हैं और बीजेपी से टिकट की वो दावेदारी कर रही थी, उन्होंने किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर खुलेआम जो बयानबाजियां की हैं, इन तमाम बातों को देखते हुए बीजेपी इस बात से डरी हुई थी कि यदि एक को टिकट दिया जाता है तो बाकी के जो लोग हैं, कम से कम 2 लोगों पर बीजेपी डाउटफुल थी, कुलदीप रावत और जो ऐश्वर्या रावत हैं। बीजेपी को ये डर था इस बात का कि कांग्रेस के कांटेक्ट में जा सकते हैं, कांग्रेस इन पर हाथ रख सकती है। लेकिन आज जब कांग्रेस ने अपना टिकट फाइनल कर दिया है, पूर्व विधायक मनोज राउत को कांग्रेस ने केदारनाथ से कैंडिडेट घोषित किया है, तो अब बीजेपी ने भी अपना प्रोग्राम, एक तरह से आप कहिए कि 90% जो प्रोग्राम है उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। पूरे प्रोग्राम आ गए हैं कि कल बीजेपी 12:20 पे केदारनाथ में नॉमिनेशन कराने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अनिल बलूनी, तमाम बीजेपी की जो नेता हैं वो कल सुबह केदारनाथ पहुंच चुके होंगे। यानी सब कुछ तय है और हो सकता है कि जब मैं ये लाइव दे रहा हूं, जब मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं, बीजेपी किसी भी समय अपना कैंडिडेट घोषित कर सकती है। 8 से 9 बजे के बीच बीजेपी किसी भी समय ये ऐलान कर सकती है कि केदारनाथ से कौन उसका कैंडिडेट होगा। तो कुल मिलाकर अभी तक जो खींचतान चल रही थी उससे एक तरह से पर्दा उठ गया है। कांग्रेस ने जो तमाम पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ था नेताओं में, कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, इससे पहले दिल्ली में मीटिंग हुई और अंततः एक राय बनी कि पूर्व विधायक मनोज राउत को ही कैंडिडेट घोषित किया जाए। वो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। अब सबकी नजर अगले कुछ घंटों पर रहेगी जब बीजेपी अपना कैंडिडेट का ऐलान करेगी। जी, लेकिन सुनील, दोनों ही पार्टियों की स्थिति लगभग एक जैसी देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर मारामारी थी, अब बीजेपी में भी वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही। क्या यह भी एक बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी को इतना ज्यादा वक्त लग रहा है कैंडिडेट के नाम का ऐलान करने में? देखिए, बीजेपी के जो अंदरूनी सूत्र हैं, आज दिन भर बीजेपी की यहाँ पर वर्कशॉप थी, बीजेपी के तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे, उनसे जो हमने बातचीत की, ऑफ द रिकॉर्ड जो सब कुछ निकलकर सामने आया, बीजेपी कैंडिडेट का नाम तय कर चुकी है। बीजेपी का जो सिंबल होता है वो देहरादून पहुंच चुका है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को आपने सुना अभी कि वो कह रहे थे कि मैं यहाँ से नॉमिनेशन कराने के लिए आया हूँ, कल रुद्रप्रयाग जाऊंगा। यानी कि सब कुछ तय है। कैंडिडेट के नाम में जो घोषणा में जो डिले हो रहा है वो एक रणनीतिक बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है कि वो इसको थोड़ा डिले करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस को इसका बेनिफिट न मिले। बीजेपी को अभी भी डर है कि जो बाकी लोग, बीजेपी से 6 लोगों ने दावेदारी की है, यानी कि सुनील, नाम तय हो चुका है और अब बस ऐलान बाकी है। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के गंगा घाट में दिल्ली से आई एक लड़की डूब गई और बताया जा रहा है कि दिल्ली से 2 बहनें नेहा और साथी सीता मायाकुंड आई थी। नाव घाट किनारे दोनों गंगा की लहरों के ऊपर उतर गई और इसी बीच नेहा का पैर फिसल गया और वो गंगा में बहने लगी। बहन को डूबता देखकर सीता ने उसे बचाने की कोशिश की तो नेहा किसी तरह गंगा किनारे आ गई, लेकिन सीता का कुछ पता नहीं चल पाया है। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम लड़की की तलाश में जुट गई है। चमोली के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। सोलना के पास में हुए हादसे में 6 लोगों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तरकाशी के बड़कोट में सनातन हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष महंत केशवगिरी महाराज के उपराड़ी स्थित आश्रम में देर रात को कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद में आज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इधर पथराव की सूचना मिलने पर व्यापार मंडल समेत सनातनी समाज की नाराजगी भी देखी गई और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। और 1 से 2 मिनट काफी पत्थर वर्षा हुई है और मैं होपलेस हो गया था और फिर मैं थोड़ा साहस जुटा के मैंने एकदम दरवाजा खोला। बहुत तेजी से दरवाजा लगा दीवार में और मैं बाहर आया तेजी से
और लाइट जलाया, तब तक वो सब मामला शांत हो गया। मैं सूचना आई, उनके द्वारा सूचना दी गई कि मैं अपने आश्रम में सो रहा था और 12:15 बजे के लगभग किन्हीं अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया। इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जिसमें जांच की जा रही है। टिहरी के प्रतापनगर के प्राथमिक विद्यालय घंडियाल गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विद्यालय में बच्चे खेल रहे हैं। विद्यालय में 2 अध्यापक तैनात हैं, लेकिन एक भी टीचर स्कूल में नहीं है। एक टीचर छुट्टी पर चल रहे हैं तो दूसरे टीचर बच्चों को पेपर देकर गायब हो जाते हैं। जब बच्चों से पूछा गया कि गुरुजी कहाँ हैं, तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी पेपर देकर चले गए। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि टीचर शराब खरीदने चले गए थे। इस वीडियो को गाँव के ही प्रधान द्वारा बनाया गया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में लोगों से बात की। इस दौरान देहरादून में सीएम धामी ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना और मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी डिजिटल फ्रॉड का जिक्र करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल फ्रॉड से सावधान रहने की जरूरत है। डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रॉड कॉल आने पर पहले रुकें, सोचें और फिर एक्शन लें। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ झूठ और फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल नहीं करती। तो कितना कुछ खास हुआ था। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से अफ्रीका के डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। डिजिटल हाउस अरेस्ट मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने एक आरोपी मनोज को यूपी के देवरिया से गिरफ्तार किया। आरोपी ने देहरादून के एक पीड़ित से 3 करोड़ रुपए की ठगी की थी और खुद को मुंबई पुलिस ऑफिसर बताकर पीड़ित को 48 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा था। आरोपी के खिलाफ पूरे देश में करीब 86 मामले दर्ज हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से करोड़ों की साइबर ठग पैसा विदेश पहुंचाया जा रहा है और साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को डर है कि यह पैसा देश विरोधी कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साइबर ठगी का जिक्र किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 115वें एपिसोड में चिंता जताई है और कहा है कि साइबर अपराध सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा कर रहे हैं। साइबर अपराधी आतंकवाद के लिए मजबूती तैयार कर रहे हैं। अगर केवल उत्तराखंड की बात की जाए तो बीते 8 महीनों में साइबर अपराधियों द्वारा 133 करोड़ रुपए देश से बाहर के अपराधियों तक पहुंचा दिए गए हैं। यानी हर दिन प्रदेशवासियों से 46 लाख रुपए की ठगी की जा रही है। ये तो वो आंकड़ा है जिसकी शिकायत साइबर वित्तीय हेल्पलाइन पर आई है, जबकि कई शिकायतें सीधे थाने और जिलों की साइबर सेल के पास पहुंचती है। अभी तक साल में 19,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के अभी कुछ प्रकरण रजिस्टर हुए हैं। इसमें 19-30 पे टाइमली कुछ लोगों ने रिपोर्ट कराया है, तो उसमें काफ़ी लोगों की जो पैसे हैं उनको सेव भी किया जा सका, क्योंकि अकाउंट फ्रीज करा दिया और जो फ्रॉडस्टर है उसको विड्रॉ नहीं कर पाया, तो उन लोगों के पैसे भी बचाए गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट अभी ज़्यादा इस प्रकार की शिकायतें सामने आ रही हैं। साइबर थाना पुलिस और एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में हुई ठगी की घटनाओं में बड़ा हिस्सा डिजिटल गिरफ्तारी और निवेश संबंधी धोखाधड़ी का है। डिजिटल गिरफ्तारी की बात करें तो साइबर ठगों की इस ट्रिक में एक शख्स ने 7 करोड़ रुपए तक गंवा दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार
हर दिन देश से 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की जा रही है। यानी हर साल लगभग 36 से 40 हजार करोड़ रुपए साइबर अपराधी लोगों से ठग रहे हैं, जिसमें 90% से अधिक रकम चीन के साइबर ठगों को भेजी जाती है। इस तरह बिना किसी कारोबार चीन में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चीन को चला जाता है। इसका कोई फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता क्राइम का, क्रिमिनल्स का, और ये कहीं से बैठ के जो भी इनको ऑनलाइन साइबर स्पेस में सॉफ्ट टारगेट मिलता है जिसको ये ठग सकते हैं, उससे ज़्यादा ठगी करते हैं। विदेशों में बैठे साइबर ठग एक तरफ देश की आर्थिक स्थिति पर बड़ा झटका लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये अपराधी आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इनसे बचने के लिए केवल और केवल सतर्कता ही बचाव है और आपकी गाढ़ी कमाई के साथ देश को भी सुरक्षित कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोडवेज की 130 नई बसों को आज हरी झंडी दिखाई, जिससे कि पहाड़ में लोगों को सफर करना आसान होगा। वहीं इस दौरान सीएम ने रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर, टेक्नीशियन को दीपावली पर प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया। कि आज हम उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसों को शामिल कर राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गया है। लोगों से जुड़ने की एक कड़ी और जुड़ गई है। भाइयों बहनों, ये BS6 मॉडल की जो अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त नई बसें हैं, हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को, लोगों के आवागमन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये बसें न केवल हमारे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून में सर्वे चौक में 86 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पलटन बाजार के मुख्य द्वार का लोकार्पण भी किया। राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम के भाव के लिए सर्वे चौक देहरादून में ये राष्ट्रीय ध्वज स्मारक स्थापित किया गया है। ये मार्ग देहरादून के मुख्य स्थलों राष्ट्रपति आशियाना, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और साथ ही उत्तराखंड शासन का सचिवालय एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को जोड़ता है। पिथौरागढ़ में चल रही राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उधम सिंह नगर का दबदबा रहा और 4 दिनों तक चली प्रतियोगिता में उधम सिंह नगर पहले नंबर पर रहा, जबकि पिथौरागढ़ दूसरे और साथ ही नैनीताल ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में राज्य भर के 186 बॉक्सर ने हिस्सेदारी भी की और इस प्रतियोगिता को अगले साल होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। खेलों में भी जो है अभी नेशनल गेम्स होने हैं हमारे, उसमें भी ये प्रस्तावित है कि नेशनल गेम्स के अंदर बॉक्सिंग जो है वो पिथौरागढ़ के अंदर ही जो नया जो स्टेडियम बना है, इंडोर स्टेडियम, उसके अंदर आयोजित की जाए। पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग में उत्तराखंड का क्यूबा कहा जाता है। दशकों से यहाँ के बॉक्सर देश दुनिया में बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं और बीते एक दशक में यहाँ की लड़कियां भी बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन कर रही हैं। अब ऐसे में अगले साल होने वाले राष्ट्रीय खेलों में यहाँ के मुक्केबाजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ का कोई सानी नहीं है। यहाँ के सैकड़ों बॉक्सर ने नेशनल के साथ ही इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते हैं। कैप्टन हरि सिंह थापा को पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने 1950 में जो अलख जगाई वो यहाँ के युवाओं में आज भी चल रही है। हरि सिंह थापा ने पद्म, बहादुर, हवा सिंह, ओम प्रकाश भारद्वाज, धर्मचंद, राजेंद्र पुनेड़ा, धर्मेंद्र भट्ट और साथ ही राजेंद्र सिंह जैसे बॉक्सर तैयार किए।
जिन्होंने देश दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। यही वजह है कि आज की पीढ़ी में भी बॉक्सिंग को लेकर यहाँ गजब का क्रेज है। हमारे कैप्टन हरि सिंह थापा जी हैं, वो यहाँ के भीष्म पिता भी माना जाते हैं पिथौरागढ़ बॉक्सिंग के। और हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि जो बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ का महत्व बहुत ज़्यादा है, बॉक्सिंग में का बहुत क्रेज़ है पिथौरागढ़ में। उन्हीं की वजह से यहाँ बॉक्सिंग आई। जो हमारे सीनियर्स थे वो बहुत मेहनती थे, उनको देखते देखते हम जो हैं कि उनको ही देख देख के जो कर रहे हैं, मतलब उन्हीं को देख के सीखे हम इतना जो पहुँचे यहाँ तक का। सब उनका ही रहा है, वही सिखाते हैं हमें, मतलब कि ऐसे करो करके। जो पुराने हमारे सीनियर थे वो भी बहुत अच्छे बॉक्सर रह चुके हैं, मतलब जिनका नाम था पूरे पिथौरागढ़ में, पूरे इंडिया में नाम था। बीते एक दशक में यहाँ की लड़कियों ने भी बॉक्सिंग में अपना लोहा मनवाया। निवेदिता, निकिता, दीपा, कमला, बबीता, काजल और खुशी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अब तक खुद को देश के साथ ही दुनिया की बॉक्सिंग में भी स्थापित कर दिया। बेहतर मुक्केबाज तैयार करने के लिए पिथौरागढ़ में 6 कैंप साल भर चलते हैं। यहाँ के मुक्केबाजों को अगले साल होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं पिथौरागढ़ में होनी है। पिथौरागढ़ स्पेशली बॉक्सिंग में एक अलग ही यहाँ रुझान है बच्चों का, और हम एक पहाड़ी इलाके से जुड़े होने के कारण हम हमारे अंदर एक क्या वो बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ एंडोरेंस में भी हमें एक थोड़ा फायदा मिलता है यहाँ ट्रेनिंग करने में। और यहाँ के बच्चों में बहुत लगाव है। अब बहुत सारे बच्चे अभी हाल फिलहाल में यहाँ से निकले हैं। पिथौरागढ़ के बॉक्सर जिस तर्ज पर बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे कई उम्मीदें बंधी हुई हैं। साथ ही यहाँ के बॉक्सरों ने जिस तरीके से अपने इतिहास को आगे बढ़ाया है, उससे साबित होता है कि खेल के प्रति जुनून युवाओं के लिए कई रास्ते खोलता है। बस जरूरत है कमिटमेंट की, जिससे यहाँ के बॉक्सर लबरेज है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।